हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आज आपके यूट्यूब चैनल द ब्राइट कैंपस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम +2 कॉमर्स की जो बिजनेस स्टडी है उसकी 6th यूनिट जिसका नाम है स्टाफिंग। अभी तक बेटा हम प्लानिंग कर चुके, ऑर्गेनाइजिंग कर चुके और आपको आई थिंक बहुत अच्छे समझ में भी आ गए होंगे वो चैप्टर्स। अभी बेटा स्टाफिंग लेकर आए हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर 6th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम स्टाफिंग के बारे में पढ़ेंगे, कंसेप्ट एंड उसके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो बेटा स्टाफिंग क्या होती है? स्टाफिंग जैसे हमने क्या की थी बेटा, हमने सबसे पहले प्लानिंग की थी किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, भाई क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। फिर हमने क्या किया, जब हमारी प्लानिंग खत्म होगी तो हमने ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट की, मतलब बिजनेस को सेटअप किया, बिजनेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, अब उसमें काम करने वाले पर्सन्स की भी रिक्वायरमेंट है। अब बिना पर्सन्स के तो भाई, बिना ह्यूमन बीइंग के तो कोई बिजनेस चल नहीं सकता। अभी हमने बिजनेस तो इस्टेब्लिश कर लिया है बट उसमें काम करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत है हमें, बिना स्टाफ के तो काम होगा नहीं। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक वैकेंट पोस्ट को फिल करना ही क्या कहलाता है, स्टाफिंग। मतलब एक बिजनेस है, अब उसमें पोस्ट खाली है काफ़ी, तो उनको फिल करना है विद ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, स्टाफिंग। बेटा स्टाफिंग का मतलब एक एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है कि भाई आप कोई भी वैकेंट पोस्ट है आप किसी व्यक्ति को भी फिल कर दोगे तो स्टाफिंग होगी, नहीं बेटा। जिस पोस्ट के लिए जिस तरह के पर्सन की रिक्वायरमेंट है, एक एप्रोप्रिएट कैंडिडेट, एक एप्रोप्रिएट पर्सन जो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ये नहीं है आपको एक पोस्ट, आपके पास एक पोस्ट वैकेंट है और उस पर MBA पर्सन, जो MBA क्वालिफाइड पर्सन उसकी रिक्वायरमेंट है, और आपके पास वो MBA पर्सन तो मिल नहीं रहा, लेकिन आपने एक 10th पास कैंडिडेट को भी आपने उस पर अपॉइंट कर दिया, तो बेटा वो एक्चुअल स्टाफिंग नहीं कहलाएगी। वो एक्चुअल स्टाफिंग वही कहलाती है जो जिस पोस्ट पर जिस पर्सन की रिक्वायरमेंट है उस पोस्ट पर उसी तरह के पर्सनस को हमने उस वैकेंट पोस्ट को फिल कर दिया। एप्रोप्रिएट पर्सन, एप्रोप्रिएट कैंडिडेट, एप्रोप्रिएट स्टाफ, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टाफिंग। चलिए मीनिंग पढ़ते हैं इसका। इट मीन्स कंपिटेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द पोस्ट। मतलब कह रहे जिस तरह की पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, मतलब जिस तरह की पोस्ट है उसी तरह के हमें पर्सन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड ऑन द अदर हैंड इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद पीपल। मतलब एक पोस्ट वैकेंट है, उसको फिल करनी है हमें विद द पीपल, विद ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो हम जैसे लोगों से वो उस वैकेंट पोस्ट को फिल करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टाफिंग, ठीक है। चलिए बेटा अभी स्टाफिंग के फीचर्स पढ़ लेते हैं। कुछ बहुत अच्छे फीचर्स हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहली बात आती है रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। एक बिजनेस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कोई वैकेंट पोस्ट होती है बेटा, उसको जब फिल किया जाता है तो बेटा वो ह्यूमन बीइंग के जरिए फिल किया जाता है। ह्यूमन बीइंग हम जैसे लोग, अब गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली तो हम अपॉइंट कर नहीं सकते उसमें, बिजनेस में। विद ह्यूमन बीइंग की अकॉर्डिंग तो हम बिजनेस को चला सकते हैं। तो कह रहे हैं जब भी स्टाफिंग होती है वो किससे रिलेटेड होती है, ह्यूमन बीइंग से। हम किसी पर्सन्स को, चाहे इट में बी वुमेन और मैन, ठीक है, किसी तरह के भी पर्सन हो सकता है, वो चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, वो ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है। तो स्टाफिंग हमेशा ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होती है। सेकेंड बात आती है, सेकेंड फीचर जो आता है अभी, सेपरेट मैनेजमेंट फंक्शन। देखिए जिस तरीके से मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में, जिस तरीके से प्लानिंग एक सेपरेट फंक्शन था मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजिंग एक सेपरेट फंक्शन था मैनेजमेंट का, उसी तरीके से ये भी एक मैनेजमेंट का जो स्टाफिंग है, ये भी मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शन है, एक अलग से फंक्शन है। क्योंकि हमने आपको ध्यान हो, हमने 5 फंक्शंस पढ़े थे मैनेजमेंट के। फर्स्ट था प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ लास्ट कंट्रोलिंग। तो ये भी बेटा थर्ड मैनेजमेंट का थर्ड एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो ये भी एक सेपरेट फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड फीचर आता है एसेंशियल एट ऑल लेवल्स मैनेजरियल। कह रहे हैं मतलब स्टाफिंग करना, स्टाफिंग मतलब क्या हो कि वैकेंट पोस्ट को फिल करने में, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि भाई देखो हमारे पास 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लास्ट लोअर। कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लोअर लेवल मैनेजमेंट पे ही स्टाफिंग की जरूरत होती है हमें, या मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के लिए स्टाफिंग की जरूरत होती है। बेटा पर्सन तो कहीं पर भी, देखो पोस्ट तो कहीं पर भी वैकेंट हो सकती है। हो सकता है टॉप लेवल के मैनेजमेंट है जो वो चला गया हो, ठीक है, अब वहां पर एक वैकेंट पोस्ट आ गई,
तो इसको फिल करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि स्टाफिंग खाली लोअर लेवल मैनेजमेंट में या जो प्लेटफॉर्म एरिया के जो वर्कर्स होते हैं उनकी की जाती है। बेटा हम हर तरह के लेवल्स पर अपॉइंट कर सकते हैं हर पर्सन को। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि मैनेजर के जो लेवल्स होते हैं, चाहे टॉप लेवल मैनेजर्स हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजर्स हो, चाहे लोअर लेवल मैनेजर्स हो, वैकेंट पोस्ट तो कहीं पे भी आ सकती है। ये जो स्टाफिंग होती है हर लेवल पर अप्लाई होती है। ऐसा नहीं है कि भाई जो प्लेटफॉर्म एरिया के जो वर्कर्स है वहीं अप्लाई होगी, या लोअर लेवल के जो मैनेजर्स है वहीं स्टाफिंग की जा सकती है। भाई हम तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सन, हमारी स्टाफिंग नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। पोस्ट वैकेंट कहीं पर भी आ सकती है और उसको फिल करने के लिए हमें ह्यूमन बीइंग की जरूरत होती है। तो कह रहे हैं ये तो हर लेवल के व्यक्ति के लिए जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बेटा एक बात मैं आपको बता देता हूं, सो व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। तो बेटा हम ये जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्या है इसमें कि जब भी हम स्टाफिंग करते हैं तो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है। कैसे, मतलब मान लीजिए जैसे अगर हमारे पास एक बिजनेस, हमारी कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी हमारे पास, इसके अंदर बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब या काम नहीं भी कर रहे या कर भी रहे हैं, दोनों एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अभी यहाँ पर 2 पोस्ट वैकेंट है अभी, ठीक है, अभी 2 सीट खाली है जिस पे हमें स्टाफिंग करनी है, हमें स्टाफ को अपॉइंट करना है। अगर हम किसी बिजनेस के अंदर से किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर लेते हैं उस पोस्ट पर, दैट मीन्स इंटरनल इफेक्ट पड़ रहा है। और अगर किसी बाहर वाले व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं इस पोस्ट पर, दैट मीन्स एक्सटर्नल इफेक्ट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि स्टाफिंग में जब हम किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं तो इंटरनल इफेक्ट भी पड़ता है और एक्सटर्नल इफेक्ट भी पड़ता है। मतलब हम एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं और हमारे बिजनेस के जो अंदर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको भी उस वैकेंट पोस्ट पर फिल कर सकते हैं। तो बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग करना क्यों जरूरी होता है बेटा, स्टाफिंग करना क्यों जरूरी होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग। स्टाफिंग इसलिए करना जरूरी होता है, हमें पर्सन्स को उस वैकेंट पोस्ट पर फिल करना इसलिए जरूरी होता है ताकि नए नए जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो कहते हैं उस जिस तरह की हमारे पास वैकेंट पोस्ट है उस तरीके के लिए हमें अप्रोप्रिएट कैंडिडेट की जरूरत है। तो कह रहे हैं उसमें में हमारी हेल्प करती है स्टाफिंग। स्टाफिंग करना किस लिए जरूरी होता है, ताकि हम नए नए पर्सन्स को अपॉइंट कर सके और अप्रोप्रिएट पर्सन को हम अपॉइंट कर सके। तो कहने का मतलब क्या है, हमें डिस्कवर करने में भी काफ़ी स्टाफिंग हेल्पफुल करता है। एक वर्क परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, जैसे मान लीजिए अभी एक वैकेंट पोस्ट है बेटा, उस पर हमें एक ऐसे अप्रोप्रिएट कैंडिडेट की ज़रूरत है जो MBA क्वालिफाइड हो या MCOM क्वालिफाइड हो, मतलब एक अच्छे लेवल की डिग्री उसने ले रखी हो। तो अगर हम उसी तरह के पर्सन को उस वैकेंट पोस्ट पर फिल करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि उसको अपने वर्क के बारे में पता है कि क्या करना है काम, ठीक है, किस तरीके से काम को करना है, तो काम क्या होगा, बेटर होगा। अगर मान लीजिए एक वैकेंट पोस्ट हमें फिल करनी है और हमें एक अप्रोप्रिएट कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करते हैं, टेम्परेरी बेसिस पर किसी वैसे ही वर्कर को अपॉइंट कर देते हैं, बोले भाई काम कर लो। तो वो उतना वर्क को बेटर नहीं कर पाएगा बेटा जितना वही पर्सन कर पाएगा जो अपनी फील्ड में अप्रोप्रिएट हो, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, जिसके पास एक नॉलेज हो, ठीक है। अगर जो अप्रोप्रिएट पर्सन को अगर हम उस वैकेंट पोस्ट पर फिल करते हैं तो वर्क परफॉर्मेंस भी बेटा बेटर होती है। हेल्पफुल इन कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल। कॉन्टिन्यूस बेटा हर एक बिजनेस क्या चाहता है कि मार्केट में एक वो लंबे समय तक रन करे, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म तक वो सर्वाइव करे, कॉन्टिन्यूसली चलता रहे मार्केट में वो उसका बिजनेस। तो उसके लिए भी क्या करना जरूरी है, हमें स्टाफिंग। मान लीजिए कोई वैकेंट पोस्ट है, ठीक है, ये कंपनी है, यहां पर एक वैकेंट पोस्ट है, फिल नहीं हो रही कई दिन से, तो क्या बिजनेस लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगा? नहीं, क्योंकि लोगों को पता लग जाएगा यहाँ पे तो वैकेंट पोस्ट है, यहाँ तो काम ही ढंग से नहीं हो रहा, इस पोस्ट पर काम करने वाला तो व्यक्ति है ही नहीं, ये जो वेल एजुकेटेड पर्सन ही नहीं है, जो मतलब छोटे मोटे एम्प्लॉय है उनको ही अपॉइंट करके यहाँ पर लगा रखा है। अब फॉर एग्जांपल एक बात मान लीजिए, एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में एक पोस्ट वैकेंट है, एक पोस्ट वैकेंट है मैथमेटिक्स के टीचर की। अभी +2 के मैथमेटिक्स के लिए अगर 9th का टीचर अपॉइंट कर देते हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट कैंडिडेट है? नहीं।
तो अगर मान लीजिए हम 9th वाले टीचर को अपॉइंट कर देते 12th वाले के लिए, तो वो कंटिन्यूसली चल पाएगा? नहीं बेटा, रिजल्ट बेकार हो जाएगा। बहुत रिस्क लेकर चलना होता है। कह रहे हैं उस पोस्ट के लिए उसी अप्रोप्रिएट पर्सन को अपॉइंट कीजिए जो उसके लिए लायबल है, तभी वो कंटिन्यूस सर्वाइव कर सकता है। कह रहे हैं जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करने के लिए, रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं हमारे पास बेटा? मैन, मटेरियल, मशीन और मनी। एक बिजनेस में रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत होती है? स्टाफिंग। क्योंकि देखो देखो एक पोस्ट वैकेंट है, उसमें हमें एक अप्रोप्रिएट कैंडिडेट चाहिए, और हमारे पास अप्रोप्रिएट कैंडिडेट आ गया तो उसको बेटा अपने फील्ड की नॉलेज है, अपने काम में एक्सपर्ट है वो, तो उसको ये पता रहेगा कितना मटेरियल मुझे यूज करना है, कितनी मशीनरी यूटिलाइज करनी है, कितना मनी मुझे यूज करना है, ठीक है, कितनी मैन पावर को यूज किया जाएगा, क्योंकि उसका नॉलेज है। और मान लीजिए इन अप्रोप्रिएट अगर हमने कोई पर्सन अपॉइंट कर दिया तो उसको पता ही नहीं है क्या काम करना है, किस तरीके से मशीन अपॉइंट कर चलानी है, तो फिर वो क्या होगा? रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो होगा नहीं। तो कह रहे हैं स्टाफिंग एक सही अप्रोप्रिएट पर्सन की करोगे ना, तो वो रिसोर्सेज के बारे में उसको नॉलेज होती है, वो अच्छे तरीके से उसको डील कर पाएगा। नेक्स्ट आता है इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन। इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है? मान लीजिए उन्होंने क्या हुआ, जो बिजनेस में एक वैकेंट पोस्ट है, ठीक है, उन्होंने फिल कर दी एक अप्रोप्रिएट कैंडिडेट से, तो बेटा यहां पर जिस व्यक्ति से वो जॉब अपॉइंट किया गया है, जो भी पर्सन अपॉइंट किया गया है एक अप्रोप्रिएट कैंडिडेट, अगर कोई बिजनेस अप्रोप्रिएट कैंडिडेट उस वैकेंट पोस्ट पर फिल करते हैं तो देखो बेटा एम्प्लॉयर को भी इससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, और एम्प्लॉय को भी अपने काम, देखो एक एम्प्लॉय को अपना काम मिल जाए करने के लिए तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। भाई मैं चाहता हूं मुझे ना ये काम मिल जाए, मैं ये काम कर लूंगा, और मुझे वही काम मिल जाता है तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन होगी और एम्प्लॉयर को भी, और जो ओनर है उसको भी सेटिस्फेक्शन होगी। तो बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चाहो तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बहुत अच्छे से समझ सकते हो। बेटा अब आपके सामने एक कंसेप्ट आता है HRM। HRM दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, जिसका मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिनका काम क्या होता है कि एक बिजनेस में जो भी एक मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए काम करना है, ये एक ऐसी मैनेजमेंट होती है जो ह्यूमन बीइंग के लिए काम करती है, जो वर्कर्स के लिए काम करती है, जिनका काम क्या होता है कि भाई जो लेबर्स की वेलफेयर करना, लेबर्स की प्रॉब्लम को सोल्व करना, जो वर्कर्स हैं उनकी प्रॉब्लम को समझना, उनको टाइम टू टाइम उनको गाइड करना। देखो क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है कि प्रोसेस विच डेवलप्स एंड मैनेजेस द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। जो एंटरप्राइजेस में करने वाले, जो एक बिजनेस के अंदर काम करने वाले जितने भी वर्कर्स होते हैं, जो भी किसी लेवल के जो भी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना है? उनको डेवलप करने का काम करती है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम करती है, उनकी वेलफेयर के लिए काम करती है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है जो ह्यूमन बीइंग के लिए काम करते हैं, जो बिजनेस को मैनेज करने का भी काम करते हैं। तो बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ HRM। HRM की बेटा इवोल्यूशन को आप स्टेजेस भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। तो कह रहा है इवोल्यूशन ऑफ HRM की स्टेजेस कौन कौन सी है बेटा? सबसे पहले स्टेज आती है लेबर वेलफेयर स्टेज। लेबर वेलफेयर स्टेज का मतलब क्या होता है? इनका काम क्या होता है? जिसका काम लेबर की वेलफेयर का काम होता है, लेबर की वेलफेयर करना। मतलब क्या, पहले क्या होता था बेटा? पहले के टाइम में जो बिजनेस होते थे वो स्मॉल स्केल के होते थे, छोटे बिजनेस, छोटे लेवल के बिजनेस होते थे। जैसे जैसे बिजनेस का डेवलप होने लगा, बिजनेस का लेवल जैसे बढ़ने लगा, तो ऐसे धीरे धीरे करके ना जो बिजनेस को एक ऐसे पर्सन की नीड होने लगी, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होने लगी कि भाई जो वर्कर्स और जो मैनेजर्स के बीच के मीडिएटर का काम करे, ताकि वर्कर्स की जो भी प्रॉब्लम है वो हमें पहुंचाए, और हमारी जो बात है जो वर्कर्स तक पहुंचानी है उसके लिए, मतलब ऐसे कहने का मतलब कि एक मीडिएटर की। तो जैसे जैसे बिजनेस का स्केल बढ़ता गया वैसे वैसे हर बिजनेस को एक मीडिएटर की जरूरत पड़ने लगी, जो वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच का काम करते हैं, मतलब वर्कर्स की प्रॉब्लम को वहां तक पहुंचाते हैं और जो भी मैनेजर लेवल के जो पर्सन हैं उनकी बात वर्कर्स तक पहुंचा सकें। तो जिनका काम क्या होता है? लेबर की वेलफेयर करना, लेबर की हर प्रॉब्लम को मैनेजर तक पहुंचाना। नेक्स्ट आता है पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज में इनका काम क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको कि भाई पहले क्या होता था, जैसे जैसे फैक्ट्री को जैसे जैसे बढ़ाना होता था तो क्या होता था कि भाई हर लोग, एक कंपनी एक ही होती है, कंपनी एक ही होती है, और एक कंपनी के होने के कारण भाई क्या होता है उसके अंदर काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। तो भाई अभी एक मैनेजर तो जो होता है वो सारा काम को संभाल नहीं सकता, एक मैनेजर जो होता है वो सारे काम को तो संभाल नहीं सकता। तो जैसे जैसे बिजनेस का, एक बिजनेस है, ये कंपनी है फॉर एग्जांपल, ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसके अंदर काफ़ी वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, मैनेजर्स लेवल के भी काम कर रहे हैं,
टॉप, मिडिल लेवल, लोअर लेवल के और वर्कर्स भी काम कर रहे हैं जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो जैसे जैसे बिजनेस का एक्सपेंशन होने लगा, बिजनेस का भाई लेवल बढ़ने लगा, वैसे वैसे बिजनेस को ना एक ऐसे व्यक्ति की नीड हुई जो क्या, जिसका काम क्या हो कि वर्कर्स को रिक्रूट करने का, वर्कर्स को सिलेक्ट करने का, वर्कर्स को अपॉइंट करने का। ठीक है, तो क्योंकि एक मैनेजर तो सारे काम कर नहीं सकता ये, तो जैसे जैसे बिजनेस का एक्सपेंशन होने लगा तो जो मैनेजर्स है, जो कंपनी के ओनर है, उनको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होने लगी, एक ऐसे पर्सन की नीड होने लगी जो क्या काम करे कि वर्कर्स को अपॉइंट करने का काम करे, वर्कर्स को सिलेक्ट करने का काम करे, ठीक है, वर्कर्स को मोटिवेट करने का काम करे, वर्कर्स की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने का काम करे। तो वो क्या होता है बेटा, पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। एंड लास्ट आता है बेटा HRM स्टेज। जैसे जैसे बिजनेस का एक्सपेंशन और ग्रोथ होने लगा कि बिजनेस के अंदर कौन सी टेक्निक्स को यूज किया जाएगा, ऐसे ऐसे जैसे मतलब कहने का मतलब क्या है, बिजनेस का एक्सपेंशन होने के साथ साथ हर एक बिजनेस को एक ऐसे व्यक्ति की नीड होने लगी जिससे कि भाई, जिसे नाम दिया गया है भाई HRM, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसका काम क्या है कि भाई किस तरीके से वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी है। मतलब वो एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करते हैं जो वर्कर्स के लिए काम करे, वर्कर्स को किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, उनका डेवलपमेंट कैसे करना है, उनकी काम करने की एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करना है। तो वो क्या होता है, एक HRM स्टेज, जो भाई वर्कर्स को भाई नई नई टेक्निक्स बताएगा, वर्कर के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, वर्कर के वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो बेटा ये तीनों स्टेज थी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, तीनों आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो आपके सामने आता है स्पेशल ड्यूटीज ऑफ HRM। HRM की क्या क्या ड्यूटीज होती है। एक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए काम करती है, एक ह्यूमन बीइंग के लिए काम करती है, वर्कर्स के लिए काम करती है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। सबसे पहले काम क्या उसका होता है, रिक्रूटमेंट करना। रिक्रूटमेंट मतलब कि ये कोई पर्टिकुलर एक वो नहीं है कि बेटा स्टेप बाय स्टेप वैसी ड्यूटीज बता दी रिक्रूट। HRM का काम क्या होता है, जो वर्कर मतलब एक वैकेंट पोस्ट है, वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए वो क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट निकालते हैं, भर्ती निकालते हैं कि भाई हमारे इस पोस्ट के लिए भाई इस तरह का पर्सन को हमें अपॉइंट करना है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन अप्लाई दिस पोस्ट। कहने का मतलब क्या है कि ये वर्कर्स को अपॉइंट करने के लिए पहले रिक्रूटमेंट निकालते हैं कि भाई हमारी कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस पोस्ट पर इस तरह के अप्रोप्रिएट कैंडिडेट की ज़रूरत है, तो अगर जो व्यक्ति इंटरेस्टेड हो आप अप्लाई कर सकते हो। रिक्रूटमेंट करने का, भाई कंपनी के अंदर कितनी पोस्ट वैकेंट है, उनका काम क्या होता है, रिक्रूट करने का। देन सेकेंड होता है भाई प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज। देखिए इनका काम क्या होता है कि भाई ये जो व्यक्ति अपने काम में, देखो कई बार क्या होता है कि हम एक काम को बार बार करते हम अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब एक्सपर्ट होने के बाद हम क्या करते हैं भाई कि वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सजेस्ट करेगा, गाइड करेगा जो पहले अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, जिस व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं तो उसको ट्रेनिंग भी देनी होती है, उसको भाई गाइड भी करना होता है, तो वही व्यक्ति गाइड और सजेस्ट करेगा, वही ट्रेनिंग देगा जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगा। और वो कौन करता है भाई, HRM करता है। HRM अपने जो एम्प्लॉय है जिसको अपॉइंट किया है उसने, तो उसको मतलब एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक्सपर्ट सर्विसेज, मतलब वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, वो उनको काम के बारे में बताते हैं भाई आपको किस तरीके से काम को करना है। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग कंपनसेशन। HRM का एक मेन अहम योगदान ये भी होता है कि जो व्यक्ति, जो एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उनको कंपनसेशन मतलब उनको सैलरी, बोनस, कमीशन इनका थोड़ा इंक्रीज कर देना। जो मतलब एक वर्कर दो तरह के होते हैं, एक इनएफिशिएंट वर्कर और एक एफिशिएंट वर्कर। एक इनएफिशिएंट और एक एफिशिएंट, मतलब जो जितना अपने काम में एफिशिएंट होगा उसको उसके हिसाब से उसका कंपनसेशन पे किया जाता है, और जो जितना इनएफिशिएंट होगा उसको उसके हिसाब से कंपनसेट किया जाता है। इसकी एक ड्यूटी आती है HRM की, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस मीन बेटा प्रॉब्लम्स मतलब एक HRM का काम क्या होता है, जो भी वर्कर्स की जिस भी तरह की प्रॉब्लम होती है उनको हैंडल करने का, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। मतलब कोई भी अगर दिक्कत आती है किसी वर्कर को काम करने के दौरान या काम करते समय, जो भी प्रॉब्लम आती है उसका काम क्या होता है, HRM का उसकी ड्यूटी बनती है कि उनकी हर प्रॉब्लम को सोल्व करे और उनकी प्रॉब्लम को मैनेजर तक पहुँचा सके। कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड। HRM की एक ड्यूटी क्या होती है, जो भी वर्कर आता है उसकी हर डाटा रिकॉर्ड करने का होता है भाई। मतलब उसका HRM का काम क्या होता है, जो व्यक्ति कब अपॉइंट हुआ है, कब उसका ट्रांसफर हुआ है, कितने तारीख को भाई वो उसकी सैलरी दी गई है, मतलब कितनी सैलरी दी जानी है उसको, ठीक है, और उसका ट्रांसफर कब कब होगा, कितनी एज में उसको रिटायरमेंट दी जाएगी और रिटायरमेंट में उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। मतलब इस हर चीज़ का रिकॉर्ड, बस उसका कब सिलेक्शन हुआ, कब रिक्रूटमेंट की गई थी उसकी, मतलब एक हर व्यक्ति की, मतलब एक हर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना HRM की ड्यूटीज होती है। एंड लास्ट आता है डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
एचआरएम की एक स्पेशल ड्यूटी भी बनती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने का, बिजनेस को एक्सपेंशन एंड ग्रोथ बनाने का, बिजनेस को किस तरीके से डेवलप करना है, एक वर्कर की एफिशिएंसी, काम करने की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाना है, वर्कर को मोटिवेट कैसे करना है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाना है। तो अगर सब चीज काम अच्छे से हो गया तो बिजनेस अपना आप क्या हो जाएगा बेटा, डेवलप होने लगेगा। और ये काम कौन करेगा, एचआरएम काम करेगा ये। तो बेटा अगर आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेटा हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग, जब हम किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं तो उसकी बेटा कुछ एक प्रोसेस है, किस तरीके से पर्सन को अपॉइंट करना है, वो प्रोसेस हमें गिवन है। सबसे पहला काम क्या होता है कि एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, कि सबसे पहले हम एस्टिमेट बनाते हैं कि एक बिजनेस के अंदर कितनी पोस्ट वैकेंट है जिनको फिल करना है, मतलब कितने वर्कर्स की हमें रिक्वायरमेंट है, उसका एस्टिमेशन बनाया जाता है। भाई 5 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है या 10 वर्कर की रिक्वायरमेंट है, कि किस डिपार्टमेंट में कितने कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए सबसे पहले एस्टिमेट बनाया जाता है, एस्टिमेट तैयार किया जाता है कि भाई हमें टोटल बिजनेस के अंदर कितने वर्कर्स की, चाहे वो किसी लेवल का हो, कितने वर्कर्स की हमें रिक्वायरमेंट है। मैन पावर बेटा मतलब एम्प्लॉई, वर्कर जो होते हैं, ठीक है। सेकंड होता है भाई, सेकंड उनका काम कहता है जब हम एस्टिमेट बना लेते हैं भाई इतने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है हमें, देन हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट मीन्स बेटा भर्ती निकालते हैं, उनकी भर्ती करते हैं कि भाई हमें इस तरह के वर्कर्स की ज़रूरत है जिनकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, जिनको एटलीस्ट इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिनके पास ये डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, वो अपनी फील्ड में इतना एक्सपर्ट होना चाहिए, उसकी हम इतनी सैलरी दे पाएंगे, मतलब इतने घंटे उसको काम करना है। हम रिक्रूटमेंट निकालते हैं, भर्ती करते हैं उन एम्प्लॉइज़ की, भाई हमें किस तरह के वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। देन तीसरा काम क्या होता है, जब हम रिक्रूटमेंट कर लेते हैं तो उस वर्कर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन होता है, जो जिस पोस्ट के लिए हमें अपॉइंट करना है, उस पोस्ट के लिए वो मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन होता है, सही पर्सन होता है, उसकी क्वालिफिकेशन भी सही होती है, उसका एक्सपीरियंस भी सही होता है, उसके पास डिग्री भी सही होती है, वेल एक्सपीरियंस भी होता है वो, तो हम उस व्यक्ति को सिलेक्ट कर लेते हैं उस पोस्ट के लिए। देन नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जिस पोस्ट के लिए उसको सिलेक्ट किया जाता है प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा, वो प्लेसमेंट कहलाया जाता है, मतलब जिस व्यक्ति के द्वारा उसको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, जिस एजेंसी के द्वारा उसको सिलेक्ट किया गया है, दैट मीन्स प्लेसमेंट, ठीक है, उसको सिलेक्ट किया गया जिस एजेंसी के द्वारा। और ओरिएंटेशन होता है बेटा जब व्यक्ति एम्प्लॉय अपॉइंट हो जाता है बिजनेस के अंदर, तो उसके बारे में उस एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराया जाता है सबसे, कि भाई इस एम्प्लॉय का नाम ये है, उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि भाई इस कंपनी में इसको इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया, इसको मतलब ब्रीफली प्रेजेंटेशन देना एक एम्प्लॉय के बारे में, उसको प्रेजेंट करवाना कि भाई आपका बॉस ये है, ठीक है, ये आपके कलीग्स है, ये सबऑर्डिनेट्स है, ये सुपरवाइजर है, ये लीडर है यहाँ का, ये डायरेक्टर्स है, मतलब सबसे उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। दैट मीन्स ओरिएंटेशन, उस एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराना। नेक्स्ट जो फिफ्थ आता है स्टेप बेटा, वो आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या करा जाता है भाई, एक ये स्टाफिंग प्रोसेस का वो स्टेप है जिसके अंदर भाई एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से उस वर्कर की काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से, ताकि उस वर्कर की काम करने की एफिशिएंसी बढ़े। यहाँ पर उसका काम क्या होता है, स्टाफिंग जब उसकी की जाती है उसको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि एक वर्कर की काम करने की एफिशिएंसी डेवलप हो। नेक्स्ट आता है बेटा परफॉर्मेंस अप्राइजल। यहाँ पर क्या होता है, परफॉर्मेंस, एक वर्कर की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है कि वो अपने काम को करने में कितना कैपेबल है। कहने का मतलब क्या है, एक वर्कर को उतना ही उसके अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा जो जितना अपने काम में कैपेबल होगा। ये नहीं है मतलब उसकी कैपेसिटी तो भाई 8 घंटे में 100 यूनिट प्रोड्यूस करने की, उसको हमने कह दी भाई 200 यूनिट प्रोड्यूस करो, तो वो नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले उसका काम क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस जज की जाती है कि वो अपने काम में कितना एक्सपर्ट है और कितना कैपेबल है। नेक्स्ट आता है बेटा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग में क्या होता है, ये स्टाफिंग का वो प्रोसेस है। इस स्टेप के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो व्यक्ति जितना अपने काम में कैपेबल होगा उसको उसके अकॉर्डिंग ही प्रमोशन मिलेगा और जो करियर के बारे में उसका प्लान किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो वर्कर जितना अपने काम में एफिशिएंट होगा, जो इतना कैपेबल होगा, उसके प्रमोशन और करियर के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी, उसकी प्लानिंग की बात की जाएगी। प्रमोशन के बारे में जो जितना अपने काम में एक्सपर्ट होगा, एफिशिएंट होगा, कॉन्फिडेंस लेवल जितना आप होगा, उसका उतना जल्दी ही प्रमोशन होगा।
लास्ट आता है बेटा कंपनसेशन। कंपनसेशन में आपको पहले ही बता चुका था, यहाँ पर दो तरह के वर्कर होते हैं, एक होता है एफिशिएंट वर्कर और एक होता है इनएफिशिएंट वर्कर। जो व्यक्ति अपने काम में जितना एफिशिएंट होगा, जितना अच्छा काम करेगा, उसको उसको हिसाब से कंपनसेट किया जाएगा, मतलब उसको उसके हिसाब से सैलरी बोनस कमीशन दिया जाएगा। और जो जितना अपने काम में इनएफिशिएंट होगा उसको उसके हिसाब से यहाँ पर कंपनसेट किया जाता है। तो बेटा ये स्टाफिंग प्रोसेस थी पूरी, ये टोटल 8 प्रोसेस है, ये आपने अच्छे से पढ़ लिया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेटा इसका ले सकते हो। तो बेटा आज के इस चैप्टर में 6.1 में 6 यूनिट में हमने ये इतना ही पढ़ना था। ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बेटा फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही।